सो इंडिया ने फाइनली जो सेकंड टेस्ट है उसको अपने नाम कर लिया है जीत कर, और अब जो सीरीज़ है वो बराबरी पर जा चुकी है, 1-1 से सीरीज़ अब बराबर है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू रिव्यू डे 4 ऑफ सेकंड टेस्ट। तो अगर शुरू से बात की जाए डे 4 की, तो इंडिया एब्सोल्युटली टॉप पर था अनडाउटली, क्योंकि इंग्लैंड पर 76 पर 1 और अभी भी उनको जो है वो 300 से ऊपर रन्स चाहिए थे। तो वो बिल्कुल आसान कभी नहीं होने वाला था, क्योंकि जब आप फोर्थ इनिंग में चेज़ करते हो तो इवन के वो 200 टू 250 का भी जो टोटल होता है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और हमने एग्जैक्टली ऐसा ही जो लास्ट टेस्ट मैच में देखा था, इंडिया कुडंट चेज़ इट 230। तो पॉजिटिव वे में स्टार्ट मिल चुका था। रेहान अहमद जो कि एक नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे, ही कुडंट रेजिस्ट टू लॉन्ग, बट उनके बाद ओली पॉप और जैक रोली के दरमियान पार्टनरशिप ज़रूर बनती हुई नज़र आ रही थी। एंड जो मतलब अगर यहाँ पर इन शॉर्ट बात की जाए, जो वजह बनी है इंग्लैंड की इस हार की, वो ये है कि कोई भी पार्टनरशिप है वो मैच विनिंग नहीं साबित हुई। जो हाईएस्ट पार्टनरशिप थी वो थी 55 की, टॉम हार्टली और बेन फोक्स के दरमियान, जो 8th विकेट पार्टनरशिप थी। तो एक लंबी पार्टनरशिप चाहिए थी इंग्लैंड को, और अगर एक भी पार्टनरशिप 100 से ऊपर लग जाती तो इंग्लैंड के चांसेस हो सकते थे वहाँ पर मैच जीतने के। और अगर इंग्लैंड बैटिंग की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली हमें किसी भी प्लेयर से। जैक रॉली थे, फिर से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उन्होंने दी एज लाइक फर्स्ट इनिंग्स, बट उनके अलावा कोई भी प्लेयर जो नहीं टिक पाया। और जो कंसर्न हैं इंग्लैंड के लिए वो हैं जो रूट और जोनी बेस्टो का रन ना स्कोर करना, क्योंकि उनके बल्ले से अभी तक कोई भी जो है वो एक बड़ा स्कोर नहीं आया। बेस्टो को हर एक इनिंग में ऑलमोस्ट स्टार्ट मिला है, बट उन्होंने अभी तक उसको इवन 50 में भी कन्वर्ट नहीं किया। बट जो रूट का जो है वो केस थोड़ा सा अलग रहा है, क्योंकि उनको तो स्टार्ट भी नहीं मिल पा रहा है, तो उनका फॉर्म में आना इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। एंड देन अगर हम बात करें बेन स्टोक्स की, तो वो एक मैं समझता हूँ कि मोस्ट अनफॉर्चुनेट वे में आउट हुए, जो कि रन आउट था। और अगर वो रन आउट ना होते तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो उम्मीद है वो बहाल रह सकती थी। और यहाँ पर अगर इंडिया की बॉलिंग की बात की जाए तो इंडियाज़ बॉलिंग वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आप किसी भी बॉलर की बात कर लो, जितना रोल मिला उनको, उन्होंने उसको ठीक से प्ले किया। अक्षर पटेल ने सबसे पहले तो पार्टनरशिप को ब्रेक किया आकर रेहान अहमद को आउट किया, एंड देन वो अश्विन ने जो 3 बैक टू बैक विकेट्स लिए, दैट वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस गेम, क्योंकि जो अश्विन के मिडिल में विकेट्स थे वही मैच का रुख पलट चुके थे इंडिया की तरफ पूरी तरह से, क्योंकि उनके बाद इंग्लैंड का मैच जीतना बिल्कुल मुश्किल हो चुका था। और उसके बाद फिर जिस तरह से बुमराह ने आकर स्टैंड को ब्रेक किया, 8th विकेट पार्टनरशिप जो ग्रो करती हुई नज़र आ रही थी, और कहीं ना कहीं जो है वो इंडिया के लिए वो कंसर्न, कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर था, क्योंकि 55 की पार्टनरशिप हो चुकी थी बेन फोक्स और टॉम हार्टली के दरमियान। हार्टली बहुत अच्छा खेल रहे थे और सेंसिबली वो कंपोज कर रहे थे अपनी बैटिंग को, अटैकिंग शॉट्स भी खेल रहे थे और डिफेंसिव अप्रोच भी उन्होंने बना रखी थी, और डिफेंस उनका बहुत सॉलिड लगा मुझे। ही डिडंट लुक एज अ टेल एंडर, और वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर बैटिंग कर रहे थे। और जिस तरह से बुमराह ने वो स्लोअर वन की बेन फोक्स को, दैट वाज रियली हिज स्किलफुल अप्रोच। और जिस तरह से डाइवर्सिटी को अपनी वो दिखाते हैं जसप्रीत बुमराह, अगर आप उनको देखो इस मैच में, जिस तरह से उन्होंने विकेट्स लिए हैं, स्लोअर बॉल से उन्होंने विकेट्स लिए, लेंथ बॉल से विकेट्स लिए, और जो यॉर्कर किया उन्होंने ओली पॉप को, दैट वाज द बॉल टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैव एवर प्रोड्यूस्ड अ सीमर। मैच तो देखें इंडिया जीत चुका है ऑब्वियसली, बट अभी भी जो कंसर्न्स हैं वो इंडिया के लिए स्टिल हैं, क्योंकि बॉलिंग में तो अभी मतलब कोई ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं है उनको, क्योंकि सीमर्स ने भी अच्छी बॉलिंग करके दी, जसप्रीत बुमराह वाज फैंटास्टिक, दैन स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की। बट जो बैटिंग में कंसर्न्स हैं उनके लिए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के अलावा फर्स्ट इनिंग्स की अगर बात की जाए तो कोई भी जो बैटर है वो नहीं जो है वो परफॉर्म कर पाया। दैन अगर सेकंड इनिंग्स की बात की जाए तो वहाँ पर शुभमन गिल के अलावा कोई भी जो है वो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया, और अगर कहीं ना कहीं शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो जाते और वो भी परफॉर्म ना करते तो इंडिया एक तरह से अपने मैच को गंवा सकता था अपने हाथ से, क्योंकि जो 400 का टारगेट था वो 300 का हो सकता था अगर गिल वहाँ पर 100 नहीं करते। तो इसलिए बैटिंग में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। शुभमन गिल फॉर्म में आए हैं, दैट इज़ अ पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑब्वियसली। देन अगर बात उनके अलावा की जाए तो 50-50 सबका चल रहा है। श्रेयस अय्यर ने अभी तक कोई एक एडमायरेबल परफॉर्मेंस नहीं दी। देन अगर केएस भरत की बात की जाए तो वो भी पहले मैच में ठीक थी उनकी बैटिंग, बट सेकंड टेस्ट में उनकी तरफ से भी जो है वो अच्छी बैटिंग नहीं हमें देखने को मिली। देन अगर डेब्यूटेंट रजत पाटीदार की बात की जाए तो ही वाज नॉट सो कन्विंसिंग, और उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा कोई एक हॉल मार्किंग परफॉर्मेंस नहीं थी। तो इसलिए वहाँ पर
कंसर्न्स बिल्कुल हैं और विल होप दैट विराट कोहली रिटर्न्स इन द थर्ड टेस्ट मैच। और अगर वो वापस नहीं आते तो इंडिया के लिए फिर से जो है वो मुश्किल सामना करनी पड़ सकती है उनको। रोहित शर्मा के लिए जो है फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि टीम इंडिया के लिए भी फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल हर मैच में स्कोर आपको नहीं करके देंगे। वहाँ पर रोहित शर्मा को भी जो है वो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस देनी होगी। तो इस तरह से कंसर्न्स अभी भी हैं। एंड अगर अगले मैच की बात की जाए तो विराट कोहली हम उम्मीद करेंगे कि वो वापस आएँ, और केएल राहुल का अभी तक क्लियर नहीं है कि वो अगले मैच में वापसी करेंगे या नहीं। और अगर दोनों वापसी करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया किस किस प्लेयर को ड्रॉप करती है, क्योंकि रजत पाटीदार डेब्यूटेंट थे, वो विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कह सकते हैं कि रजत पाटीदार बाहर जाएंगे। एंड देन दूसरा जो है वो कॉल लेना पड़ेगा, अगर केएल राहुल वापस आते हैं क्या वो श्रेयस अय्यर होंगे या फिर केएस भारत को बिठाकर केएल राहुल को एज ए विकेट कीपर बैटर के तौर पर खिलाया जाएगा। सो वी विल फाइंड आउट इन थर्ड मैच, और इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर विनिंग दिस टेस्ट मैच एंड स्क्वेयरिंग दिस सीरीज ऑफ।